हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आपका अकाउंटेंसी का वाइबा स्टार्ट होने जा रहा है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के जो वाइबा हैं डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर हैं। तो बच्चों आपको कैसे प्रिपेयर करना है वाइबा में, वाइबा से बच्चों को बहुत डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को बना दूं और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि कैसे आप वाइबा में प्रिपेयर वो कर जाएंगे। सबसे पहले तो आपने जो फाइल बनाई है उस फाइल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जिसमें कि आपको स्पेशल प्रोजेक्ट पे फाइल आपने बनाई होगी इस बार। तो स्पेशल प्रोजेक्ट में आपने अकाउंटिंग रेशियो और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फाइल बनाई होगी। तो इसको अच्छे से आपको आना चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो अच्छे से आना चाहिए और प्लस साथ में आपको दो चीज़ें तो आनी चाहिए, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आना चाहिए। तो अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो याद ही कर लेने होंगे। जैसे कि अकाउंटिंग रेशियो के अंदर आपको सबसे पहले करंट एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता होना, करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आइडियल रेशियो पता होना चाहिए। आइडियल रेशियो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बेटा आइडियल रेशियो बताइए कि आइडियल रेशियो क्या है। तो आइडियल रेशियो आप बताएंगे 2:1 है। कैसे 2:1 है ये भी ज़रा समझा देते हैं। देखिए, करेंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स हमारी 2 होगी और करंट लायबिलिटी हमारी 1 होगी। इसीलिए 2:1, क्योंकि एसेट्स हमारी बेटा ज़्यादा होगी और लायबिलिटी हमारी थोड़ी कम होगी, तभी हमारा बिजनेस स्मूथ कंडीशन में होगा और हमारा बिजनेस अच्छा चल पाएगा, है ना। अच्छा, करंट रेशियो जो होता है वो किस रेशियो के अंदर आता है? कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे दिस इज लिक्विड रेशियो, है ना। लिक्विड रेशियो क्या बचाता है? बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन को बचाता है। बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि शॉर्ट टर्म पे बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। इसके बाद अब आपकी बात आती है अकाउंटिंग रेशियो के बाद आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग रेशियो में आपको बताया हमने करंट रेशियो के बाद आता है क्विक रेशियो। कभी कभी क्विक रेशियो के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप बताएंगे कि जो करंट एसेट्स होती है उसमें अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो हमारी क्या निकल कर आ जाता है बेटा? क्विक रेशियो निकल कर आ जाता है, क्विक एसेट्स निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है? क्विक एसेट्स। अब जब क्विक एसेट्स आपका निकल कर आ जाता है तो क्विक एसेट्स और क्विक रेशियो का फॉर्मूला ही होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया कि क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको ये पता होना चाहिए, तब आपका क्विक एसेट्स निकल कर आता है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपसे बेसिक तौर पे और एक आक रेशियो में पूछेंगे, तो इम्पॉर्टेंट जो रेशियो होता है वो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको भी आपको पढ़ लेना है। जितने रेशियो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको अपनी किताब से पढ़ लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो बेसिकली अगर आप पूरा तैयार करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम आप इतना तो तैयार कर लें कि इन बातों को अपनी तरफ से बता दें। कोई 5 रेशियो आपको तैयार करके जाने हैं, जिससे कि जो आपको सरल लगे कोई 5 तैयार कर लूँ। तो अगर कभी कभी एग्जामिनर ये भी ऑप्शन देता है कि बेटा आपने जो तैयार किया है वो बता दो, तो आप कहते हो सर मैं 5 रेशियो बता दूँ अकाउंटिंग के, तो आप बता सकते हो, है ना। इस तरीके से भी आप अपना परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे सकते हो। चलिए, ये तो बात हो गई अकाउंटिंग रेशियो की। अब दूसरी बात होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो बेटा फाइल से आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा अच्छे से आना चाहिए। अभी मैं नीचे आपको डिस्कस करूँगा और क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है, चलिए अकाउंटिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो आप बताएंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन बतानी है और फिर अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करना है। तो कह देना कि अकाउंटिंग के अंदर बेटा
चार चीज़ें आती हैं, एक रिकॉर्डिंग, मेन रूप से चार चीज़ें आती हैं, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। इस तरीके से बेटा ये चार चीज़ें आती हैं, ये चार चीज़ों का मतलब भी बताना है। कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग पहला प्रोसेस है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस है क्लासीफाइंग में क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर है ना। तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस है समराइजिंग में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना। चौथा प्रोसेस क्या है, चौथा प्रोसेस है हमारा इंटरप्रेटिंग में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, और पाँचवें नंबर पे कम्युनिकेट करते हैं ना। किसको कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स मेंटेन करके भेजते हैं। ये तरीके से अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अकाउंटिंग से एक और क्वेश्चन बनता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग साइकिल बेटा हर साल जो प्रक्रिया एक ही तरीके से चलती है, बार बार चलती है, वही साइकिल होता है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला साइकिल है रिकॉर्डिंग, दूसरा साइकिल है क्लासीफाइंग, तीसरा साइकिल है समराइजिंग, चौथा साइकिल है इंटरप्रेटिंग। यही प्रोसेस कंटिन्यू साल चलता रहता है, इसीलिए ये कहता है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये हो गई अकाउंटिंग के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश अकाउंट। कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं। बेटा देखो, कैश अकाउंट से भी हमें कैश का बैलेंस पता चलता है कितना बचा, और कैश फ्लो से भी पता चलता है। फिर क्यों बनाते हैं, तो आपको बता दें, कैश अकाउंट पहली बात तो बाइफरकेट नहीं करता है, किस चीज़ को बाइफरकेट नहीं करता है, कैश अकाउंट बाइफरकेट नहीं करता है कि कैश हमारे पास आया तो है। देखिए, कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड है, कैश अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में बच्चों हम दिखाते हैं जहाँ जहाँ से पैसा आया है हमारे पास, जहाँ से पैसा आया है डेबिट साइड में, और पैसा जहाँ जहाँ गया है क्रेडिट साइड में पैसा अगर गया है तो क्रेडिट में, और फिर जो बचा है वो यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कैश अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आपको आ गई होगी। लेकिन एक समस्या ये आ रही होगी आपको कि कैश अकाउंट बनाने में और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। तो कैश अकाउंट में कहीं भी हम ये नहीं दिखाते कि हमें कैश कहाँ से आया है, मतलब ऑपरेटिंग से कहाँ से आया है, या इन्वेस्टिंग से आया है, या फाइनेंसिंग से आया है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें बाइफरकेट करने का मौका मिलता है, और हमें पता होता है कि इतना कैश हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है, इतना इन्वेस्टिंग से है, और इतना फाइनेंसिंग से है। तो ऑपरेटिंग का कैश ऑपरेटिंग में यूज हो पाता है, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग में। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइफरकेशन होता है। दूसरा कि एक्चुअल कैश की पोजीशन क्या है, हमें सही तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना प्रॉफिट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही कैश का बैलेंस हमारे पास हो, तो या हमारे पास पैसा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो। टोटल लिक्विड फॉर्म में कितना पैसा अवेलेबल है, कैश में, बैंक में, या इन्वेस्टमेंट में, तो ये तीनों हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट में। अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं, कोई लैंड परचेज करते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो ये सब बेटा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, है ना। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसका पूरा टेबल देख लेना, इन्वेस्टिंग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सारे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शेयर, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, हम इन्वेस्ट करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट से हमको क्या क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इन्वेस्टिंग में आएगा। डिविडेंड रिसीव होता है, इन्वेस्टिंग में आएगा। तो जो रिसीव होता है, रेंट रिसीव होता है, अगर हमने ज़मीन खरीदी है, इन्वेस्ट किया है, तो रेंट रिसीव होगा, ये सब इन्वेस्टिंग में आएगा। तो हमें ये चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग में क्या आता है आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद एक्सप्लेन द ब्रीफ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ब्रीफ फॉर्मेट क्या है, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ सकते हैं आप कि सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मान लो आफ्टर दिया होगा,
मान लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, आपको क्या करना है इसमें ऐड करना है, मतलब ऐड और लेस करना है टिप। ये ट्रिक है टिप, है ना। इसको मैं पढ़ा दूंगा, एक बार ट्रिक से पढ़ा दूंगा, तो आप एक बार वीडियो मेरा देख लेना कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बाकी आप बुक से फॉर्मेट देखकर आपको पूरा जो है शॉर्ट फॉर्म में पूरा तैयार करना है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हमें कैश में या बैंक में कुछ पैसा कोई चीज़ लेनी है कैश या बैंक से, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास कैश कितना अवेलेबल होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लीजिए नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 10,000 रुपये, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है तो हमारे पास कैश भी इतना अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बताता है कि एक्चुअली में कैश हमारे पास 8,000 है या एक्चुअली में कैश हमारे पास 12,000 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैश अगर नेट प्रॉफिट दिखा रहा 10,000 तो कैश भी हमारे पास 10,000 होगा। नेट प्रॉफिट के बराबर कैश होने की संभावना बहुत कम होती है। और पता चला अगर हम सामान खरीदने गए, हमने सोचा नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 है और हम 10,000 का ही सामान खरीदने गए और 10,000 रुपये हमारे पास कैश नहीं अवेलेबल होगा, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बच्चों। इसलिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर ही मार्केट जाना चाहिए और सामान खरीदना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि कैश की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार के अकाउंटिंग रेशियो की बात पढ़ी होगी। पहला कौन कौन सा था बताइए, आप बता सकते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो था, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो था, सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा कौन सा रेशियो था, तीसरा टर्नओवर रेशियो था, टर्नओवर रेशियो था। इसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते थे, एक्टिविटी रेशियो को ही टर्नओवर रेशियो कहते हैं। और चौथा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपको ये 4 रेशियो तैयार होने चाहिए एक बार कि कौन कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जो शेयर कैपिटल होती है उसमें रिजर्व को जोड़ देते हैं, रिजर्व, सरप्लस, इन सबको जोड़ देते हैं, हमारा क्या बन जाता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, है ना। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक पढ़ते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया से देख के जाना, इससे आपको हेल्प मिलेगी, है ना। हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल आपको पता है, ये करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, सब आपने पढ़ रखा है, खाली एक बार फटाफट रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप सब बताते जाएंगे, बस हमको खाली एक बार आपको रिमाइंड कराना था। इसके बाद अगर आप बात करें डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान देना, करंट एसेट्स जो होती है उसमें से अगर हम इन्वेंट्री को घटा दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दें, तो बेटा हमारी लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स आ जाती है। लिक्विड एसेट्स को ही क्विक एसेट्स कहते हैं। क्या क्या घटाना है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को घटा देना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेड्स इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में कितने हेड्स होते हैं। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लेना, मेन हेड जो होते हैं आपको ये पता होने चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है ना। इसके बाद कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो गुडविल के प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो जनरली गुडविल के टाइप्स तो कुछ नहीं होते, लेकिन नेचर के प्रकार होते हैं इसके। तो नेचर इसका 3 प्रकार का होता है गुडविल का। एक आपने पढ़ा होगा कैट नेचर की गुडविल, एक डॉग नेचर की गुडविल और एक रैट नेचर की गुडविल। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ, कभी कभी पूछा जा सकता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो अब मैं बताता हूँ आपको कैट नेचर की गुडविल का क्या सीन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा जहाँ तक। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कैट नेचर की गुडविल होती है, कैट, देखो कैट का स्वभाव कैसा होता है, कैट का नेचर कैसा होता है। बिल्ली देखिए क्या करती है, जिस घर में आती है, ठीक है, उस घर में अगर दूध रखा हुआ है तो दूध को बिल्ली क्या करती है, दूध को पीने आती है, ठीक है। बिल्ली दूध को पीने आती है और उस घर में हमेशा आने लगती है दूध पीने के लिए। अब वहाँ का जो घर का मालिक है घर का, ये अगर बाहर चला गया तो क्या बिल्ली आएगी दूध पीने?
हाँ बिल्कुल, बिल्ली तो तब भी आएगी चाहे मालिक हो चाहे ना हो, मतलब बिल्ली हमेशा एक ही जगह पे आएगी, जहाँ पे दूध रखा हुआ है वहीं पर आएगी। उसी प्रकार से जो कैट नेचर की गुडविल होती है, कैट नेचर की जो गुडविल होती है वो बिल्कुल बिल्ली के स्वभाव की होती है, मालिक बिजनेस में हो या ना हो, मालिक बिजनेस में हो या ना हो, गुडविल हमेशा बिजनेस में ही रहेगी, कहीं मालिक के साथ नहीं जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, जो डॉग नेचर की गुडविल होती है उसको भी समझ लीजिए। डॉग नेचर की गुडविल क्या होती है बच्चों? डॉग जो होता है ना वो बहुत वफ़ादार होता है, आपको पता है डॉग वफ़ादार होते हैं, पता है ना, लॉयल होते हैं। डॉग जो है वो फेथफुल होते हैं। अब देखो, डॉग हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है। डॉग हमेशा क्या करता है, जहाँ मालिक जाएगा वहीं डॉग जाएगा, जहाँ मालिक जाएगा वहीं डॉग जाएगा। मतलब ये डॉग नेचर की जो गुडविल होती है मालिक के साथ चली जाती है, बिजनेस में नहीं रहती। अगर बिजनेस में मालिक है तो डॉग इस गुडविल भी रहेगी, बिजनेस से मालिक गया गुडविल चली जाएगी। तो ये होगी डॉग नेचर की। तीसरी होती है बेटा रैट नेचर की। रैट का नेचर क्या होता है? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, मतलब कभी स्थायी नहीं होती है। रैट नेचर की गुडविल अस्थायी होती है, कभी स्थायी नहीं होती, कहीं भी भटक सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 तरीके की गुडविल देखी। आप मुझे बताइए बच्चों, कमेंट में बताइए, फटाफट से कमेंट लिखिए और कमेंट में बताइए मुझे तीनों में से सबसे अच्छी गुडविल आपको कौन सी लगी। बताइए, कैट की, डॉग की या रैट की। चलिए, इस पर मैं एक और बात बताता हूँ। जो कैट नेचर की गुडविल है, कैट नेचर की गुडविल की बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये आपके रिलायंस कंपनी है, टाटा की कंपनी है, इन कंपनियों में बेटा कैट नेचर की गुडविल रहती है। क्योंकि देखिए, रिलायंस के मालिक पहले धीरू भाई अंबानी थे, तब भी रिलायंस चल रही है। आज मुकेश अंबानी है, तब भी रिलायंस चल रही है। रतन टाटा है तो भी टाटा कंपनी चलेगी, रतन टाटा नहीं है तो भी टाटा कंपनी चलेगी। मतलब कंपनी की गुडविल, मतलब गुडविल कंपनी में ही रहेगी, कंपनी से बाहर नहीं जाएगी, मालिक चाहे चला जाए। लेकिन डॉग नेचर की गुडविल क्या होती है? जैसे कि कोई कोचिंग का टीचर है, अकाउंट पढ़ाता है ना, अब वो किसी कोचिंग में पढ़ाने गया, वहाँ पे उससे बच्चे बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबको मज़ा आ रही है। लेकिन अगर कोई बहस हो गई मालिक से, वहाँ के ऑनर से, और क्योंकि उस समय वो सब्जेक्ट का अपने मालिक है, तो या उसने अपनी वो कोचिंग छोड़ के कहीं और किसी और जगह गया, तो संभावना ये है कि काफ़ी बच्चे उसके साथ दूसरी कोचिंग में चले जाएंगे। अगर मतलब और भी कंडीशंस होती है, बट इस तरीके का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस पर्सन पे डिपेंड करती है गुडविल, जो पर्सन सर्विस दे रहा है, मेन पर्सन, उसके ऊपर गुडविल रहती है। जैसे ही वो चला जाता है तो गुडविल भी वहाँ से चली जाती है। ठीक है, और रैट नेचर की गुडविल का कोई भरोसा नहीं होता है कि ये बन भी पाती है कि नहीं बन पाती है, कभी एक जगह बन नहीं पाती। जैसे मेले में जो दुकानदार होते हैं उनकी जो गुडविल होती है वो रैटी नेचर की होती है, वो कैट और डॉग नेचर की नहीं होती, वो पता नहीं कब बने कब ना बने, है ना। इस तरीके से हम मान के चलते हैं तीनों नेचर की गुडविल के बारे में। चलो, गुडविल समझ में आ गया होगा। अब कौन सी नेचर गुडविल बेटर है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे खुद से हमको। ठीक है, फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, हमें लगता है कैट नेचर की गुडविल सबसे बेस्ट है। बाकी आप बताइए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो का क्या यूज है मैं आपको बता दूं। रिटायरिंग पार्टनर, जब कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो गेनिंग रेशियो में ही उसको उसके गुडविल का हिस्सा दिया जाता है। ठीक है। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर? देखो, इसके भी 2 केस उसने पूछे। व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट, व्हेन अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट। बेटा, जब अकाउंट्स मेंटेन कर लिया गया है तो हर चीज़ क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बन गया, जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन बना लिया गया। अगर फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है तो हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई भी सस्पेंस नहीं आ रहा है, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो रहे हैं, अगर अकाउंट नहीं मेंटेन हो रहे हैं तो जनरल केस में हम लोग पिछले साल के बेसिस पे प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं। एजम्पशन बेसिस पे काम होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, सब एजम्पशन होता है। तो बेटा वहाँ सस्पेंस अकाउंट की बात आती है, सब कुछ सस्पेंस में चल रहा होता है क्योंकि अकाउंट नहीं मेंटेन हुए। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट।
टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये याद रखना आप, ठीक है। ये दोनों का आंसर हो गया। काफ़ी आंसर भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, रूल ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये आपका शेयर वाले चैप्टर में दिया हुआ है। 3 तरीके के रूल हैं इसमें। एक तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर कंपनी एक्ट, दूसरा है मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर सेबी, और तीसरा है मिनिमम एप्लीकेशन मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए जब न्यू शेयर इशू किया जाए एज पर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी की बात उठी है तो आपसे पूछा जा सकता है सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, और सेबी को पावर कब दिया गया, मतलब कब केम इनटू फोर्स हुआ और कब सेबी की स्थापना हुई। तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई है और 1992 में सेबी को पावर मिली है। ये सेबी के बारे में है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी सारी डिटेल आप अपने बुक से भी हेल्प लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सभी को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और अगला वीडियो अगर आपने लाइक किया, पसंद किया, तो मैं एक बिजनेस स्टडीज़ पे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज़ में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे नंबर से पास होइए। ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान माँ सरस्वती से आपके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। थैंक यू वेरी मच।